नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज मैं उत्तर प्रदेश की जो दैनिक खबरें हैं उस पर चर्चा करने वाला हूं। और हमारी जो पहली खबर है वो देख लेते हैं। देखिए, पहली खबर है हमारी हैचरी सेंटर्स के बारे में कि यूपी का जो पहला स्टेट ऑफ द आर्ट मतलब अत्याधुनिक जो मॉडल है किस चीज़ का, फिशरीज, या आप कह सकते हैं कि फिश को हैचरी करने का, वो आपका कहाँ पर बनाया जाएगा, वो गोमती में बनाया जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है कि फिश सीड प्रोडक्शन, ठीक है, फिश सीड प्रोडक्शन सेंटर या फिर हैचरी जो बोलते हैं आपका गोमती रिवर में। कौन सी जगह, जगह का नाम याद रखिएगा, बक्का। ठीक है, बक्कास विलेज कहाँ पर है, ये लखनऊ में है। ठीक है, तो क्योंकि उत्तर प्रदेश का कोर है लखनऊ में है, तो आपको एक तो ये और दूसरा गोमती नदी, ये दो फैक्ट आपको यहाँ पर याद रखने हैं। दो तरह की फिश का यहाँ पर जिक्र है, कौन सी, पबदा और चितला। ठीक है, तो ये है जो इनको प्रमोशन के मतलब प्रमोट किया जाएगा। और कौन किसके अंतर्गत में आएगा, ये किसने MOU साइन किया है, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज ने किसके साथ, NBFGR के साथ में इसमें किया है। ठीक है, और ये जो ट्रेनिंग है ये सब कुछ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, क्योंकि आपको पता है मत्स्य संपदा योजना के तहत फिशरीज के जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा करके एक्सपोर्ट करने की बात कही गई है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इतनी है। थोड़ा सा देख लेते हैं NBFGR के बारे में। ठीक है, देखिए क्या है कि NBFGR है जो आपका नेशनल ब्यूरो ऑफ फिशरीज जेनेटिक रिसोर्स। ठीक है, क्या है इसमें, इसका मतलब हुआ कि ये जो है ये इसको डेडिकेटली टू द प्रिजर्वेशन ऑफ द फिश जेनेटिक रिसोर्स, तो फिश का जो जीन है उसको प्रिजर्व करने का काम इसका है, एक चीज़। दूसरा ये कि ये किसके अंतर्गत आएगा, तो याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा आपका ये 1983 में एस्टेब्लिश हुआ था, किसके अंतर्गत, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो कि इंडियन काउंसिल ICAR के अंतर्गत। ठीक है, ICAR के अंतर्गत, और इसका हेडक्वार्टर आपका लखनऊ में है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको इसके बारे में याद रखना है। थोड़ा सा मत्स्य संपदा योजना के बारे में भी देख लेते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है जो, ये एक फ्लैगशिप स्कीम है, किस चीज़ की है, फॉर फोकस्ड एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज, फिशरी सेक्टर के जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास के लिए यहाँ पर है, जो कि कंट्री में आत्मनिर्भर भारत बनाने का काम करेगी। ठीक है, क्योंकि ऐसे लोग, देखिए कोस्टल एरिया के जो लोग हैं वो आपका मेनली क्या काम करते हैं यहाँ पर, ये मेनली कि फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, तो इनका जो आजीविका का साधन है वो है मछली उत्पादन, तो उसके लिए ये आत्मनिर्भरता का काम करेगी। और ये आपकी 5 साल के लिए इंप्लीमेंट की जाएगी, 2021 से 24-25 तक, ये याद रखिएगा। नोडल एजेंसी इसकी कौन सी है, नोडल एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ठीक है, तो ये इसकी नोडल एजेंसी है। और ये दोनों ही, एक तो सेंट्रल सेक्टर और एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, दोनों की तरह काम करती है। सेंट्रल सेक्टर का मतलब क्या होता है, जिसमें पूरी तरीके से जो फाइनेंस है, पैसा है, वो कौन देगा, केंद्र सरकार देती है। ठीक है, केंद्र सरकार देती है। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में क्या होता है कि केंद्र और जो राज्य हैं, यानी कि सेंटर और स्टेट हैं, ये आपस में शेयर कर लेते हैं। मान लीजिए कि 75-25 में शेयर कर लिया, 90-10 में शेयर कर लिया, तो ये होता है आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत आएगा। इसके बाद नॉर्थ इंडिया का पहला हेल्थ क्लिनिक है जो, वो कहाँ पर ओपन हुआ है, लखनऊ में। और किसके लिए ओपन हुआ है, ये ओपन हुआ है ट्रांसजेंडर्स के लिए। ठीक, तो ये याद रखिएगा, ट्रांसजेंडर्स के लिए पहला कहाँ पर है हेल्थ क्लिनिक, लखनऊ में ओपन किया गया है। ठीक है, देखिए नॉर्थ इंडिया का पहला है हेल्थ क्लिनिक, ये यहाँ कहाँ पर, लखनऊ में ओपन होगा, एक फैक्ट याद रखिएगा। दूसरा आप ये याद रख सकते हैं कि इंडियाज फर्स्ट ट्रांस क्लिनिक है जो, ये हैदराबाद में, जो कि 2021 में ओपन किया गया था। ठीक है, ट्रांस क्लिनिक है जो वो। ठीक है, ये फर्स्ट हेल्थ क्लिनिक, इंडियाज फर्स्ट हेल्थ क्लिनिक है ये। ठीक है, और इंडियाज फर्स्ट ट्रांस क्लिनिक है ये। अगला, मैं आने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूं जो कि हमारे कॉम्बो बैच से संबंधित है। ऐसे विद्यार्थी जो यूपीएससी के साथ UPPSC दोनों की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए है ये बैच। और ये आपका प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की जिम्मेदारी लेता है। इसमें अगर फीस की बात करता हूं तो 70,000 रुपये इसकी फीस है, लेकिन अगर आप मेरा कोड OMLIVE इस्तेमाल करेंगे तो उस केस में आपकी फीस 32,999 हो जाएगी। ठीक है, अगर इस बैच की शुरुआत की बात करें तो 9 जून से इसकी शुरुआत हो रही है, शाम के 6 बजे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेट को चेंज नहीं किया है। किसको, रेपो रेट है जो वो उतना ही रखा गया है, कितना, 6.5। तो ये आपको याद रखना है, 6.5 रखा गया है। अब देखिए न्यूज़ क्या है कि RBI ने, कि जो MPC कमेटी है, मतलब
मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में क्या है, टोटल 6 मेंबर होते हैं, ठीक है, जिसमें से 3 गवर्नमेंट के लोग होते हैं और 3 आरबीआई के द्वारा नियुक्त किए हुए लोग होते हैं, ठीक है। तो ये डिसाइड करती है, किस चीज़ को डिसाइड करती है, आपका जो रेपो रेट होता है, जिसमें बैंक है जो मतलब बैंक को जब आरबीआई से लोन लेना होता है तो रेपो रेट पे होता है, ठीक है। तो रेपो रेट हो गया आपका, रिवर्स रेपो हो गया आपका, बैंक रेट हो गया आपका, एसएलआर हो गया आपका, सीआरआर हो गया। तो ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है, ये आपकी एमपीसी डिसाइड करती है, ठीक है। और ये किस लिए डिसाइड होता है, ताकि मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जा सके, जब बहुत ना ही बहुत ज़्यादा ठीक है और ना ही बहुत कम ठीक है, ठीक है। तो क्या कहा गया है कि मतलब होना चाहिए 4 के आसपास होना चाहिए, ±2 की बात कही गई है, ठीक है, ±2 की बात कही गई है। एवरेज किसको रखा गया कि 4 के आसपास अगर है तो इन्फ्लेशन ठीक माना जाता है, ±2 मतलब 2 तक जा सकता है कम से कम, और आगे 6 तक जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता, उससे कम भी नहीं जा सकता। तो ये है यहाँ पर, तो ये इसका काम होता है। तो अभी कितना 6.5 है, ठीक है। चलिए, और ये देख लीजिए 6.50 रेपो रेट है, यहाँ पर स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट है जो वो 6.25 है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है वो है 6.75, बैंक रेट है यहाँ पर 6.75, और फिक्स रिवर्स रेपो रेट है 3.35, ठीक है। तो ये चीज़ है जो वो यहाँ पर ध्यान देने योग्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए, नाटो टू पुट अप बिगेस्ट एयर डिप्लॉयमेंट एक्सरसाइज। नाटो है जो वो सबसे बड़ी एयर डिप्लॉयमेंट एक्सरसाइज है जो वो करने वाला है। देखिए कौन है इसमें, जर्मनी है जो वो प्रिपेयर कर रहा है सबसे बड़ी एयर डिप्लॉयमेंट एक्सरसाइज इन नाटो में। नाटो का मतलब क्या हुआ, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये है जो ये एक्सरसाइज कब इनिशिएट हुई थी, जर्मनी ने की थी 2018 में शुरू की थी, और एयर डिफेंडर्स 2023 एक्सरसाइज स्टार्ट होगी 12 जून से 23 जून तक ये एक्सरसाइज चलेगी। तो ये मतलब एक तरह से आप ये मान लीजिए शक्ति प्रदर्शन वाली बात होती है, ठीक है। नाटो का उद्देश्य, नाटो के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। नाटो एक सिक्योरिटी अलायंस है, जिसमें कि 31 कंट्री हैं, 31वां फिनलैंड हुआ है अभी, ठीक है। टोटल याद रखिएगा 31, पहले 30 से 31 हो गए, 31वां फिनलैंड है। और इसमें क्या है, सिक्योरिटी अलायंस है किसका, नॉर्थ अमेरिका का और यूरोप का, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका और यूरोप का सिक्योरिटी अलायंस है, जो कि एस्टेब्लिश हुआ था 1949 में एस्टेब्लिश हुआ था, जिसको कहा जाता है वॉशिंगटन ट्रीटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वॉशिंगटन ट्रीटी साइन हुई थी जिससे कि नाटो का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और उस वक्त जब ये एस्टेब्लिश हुआ था तब इस वक्त इसका जो मेन काम था वो था आपका रशिया, मतलब यूएसएसआर है जो, उसको कंट्रोल करना, उसको अपोज करना। तो एक तरह से 2 पावर बन गए थे ये। आपको पता है ना, पहले बाइपोलर वर्ल्ड की बात होती थी, तो एक यूएसएसआर और एक यूएसए, ठीक है। तो ये यूएसए सपोर्टिंग कंट्रीज हैं और यूएसएसआर वाले अलग, तो ये उनको काउंटर करने के लिए बने थे, ठीक है। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, नाटो इज टू प्रोटेक्ट द इंटरडिपेंडेंस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। मैंने प्रैक्टिकल बात आपको बता दी, लिखा हुआ क्या रहता है, जो इंडिपेंडेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ एलाइज, जो कि इसके साथ हैं। नाटो की अच्छी बात क्या है, नाटो की अच्छी बात है, देखिए कि जो भी 31 देश यहाँ पर शामिल हैं, इसमें एक डील साइन हुई है कि अगर इन केस नाटो की किसी भी देश में जो नाटो के मेंबर हैं उसके में कोई हमला करता है, तो उस केस में ये माना जाएगा कि ये सारे नाटो कंट्रीज पर एक हमला है, ठीक है। तो इसलिए ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट हो जाती है, और इसकी वजह से सारे कंट्रीज का बचाव हो जाता है। आपने यूक्रेन और रशिया वाला जो मामला है, इसमें भी आपने ये चीज़ देखी होगी कि यहाँ पर यूक्रेन ने बहुत कोशिश की कि हम नाटो में शामिल हो जाएं। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो नाटो में शामिल हो जाएगा तो रशिया के द्वारा किया गया हमला, वो पूरे नाटो देश, तो नाटो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, नाटो कंट्रीज हैं जो वो भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा ब्रसेल्स, बेल्जियम में मौजूद है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये कुछ कंट्रीज़ हैं, ये हैं वो 31 देश जो आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको बताने हैं। देखिए सही वाला बताना है। इसमें क्या है कि यूपी का फर्स्ट स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल हैचरी टू बी बिल्ट इन द गोमती, लखनऊ, एक चीज। दूसरा, द नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स हेडक्वार्टर है कहाँ, लखनऊ में है इसका, ठीक है। किसका, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लखनऊ में है। तीसरा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कब, 10 सितंबर 2020 में। तो कौन सा इनमें से सही है, ये आपको बताना है इन ऑप्शंस में से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कमेंट करके बताइए। आगे बढ़ते हैं,
इन विच सिटी ऑफ द उत्तर प्रदेश हैज नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट ट्रांस क्लिनिक, नॉर्थ इंडिया की बात हो रही है, ट्रांस क्लिनिक अभी ओपन करने की बात कही गई है। कौन सा है? लखनऊ, मेरठ, गाजियाबाद या मथुरा में, कहाँ पर होगा बताइए। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वन, सही वाला आपको बताना है, ठीक है। द राइजिंग मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इन्फ्लेशन, ठीक है। अर्थव्यवस्था में बढ़ती मुद्रा आपूर्ति मुद्रास्फीति से सीधे अनुपातिक है। दूसरा देखिए, रेपो रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक लेंड्स द कॉमर्शियल बैंक अगेंस्ट सिक्योरिटीज। रेपो रेट कौन सा रेट होता है? ऐसा रेट होता है जिसमें सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई, ठीक है, आरबीआई है जो वो पैसे देती है किसको? कॉमर्शियल बैंक को, और उससे क्या लेती है? सिक्योरिटीज लेती है, ठीक। तीसरा देखते हैं, द मेंबर ऑफ द एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जो, उसके जो मेंबर्स हैं अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विल होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years, ठीक है। जो कि एमपीसी के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करती है कितने साल तक के लिए? 4 साल का इनका पीरियड होता है, ठीक। तो बताइए इनमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है। आगे बढ़ते हैं। एयर डिफेंडर 23 द लार्जेस्ट एयर एक्सरसाइज इन नाटोज हिस्ट्री, नाटो की हिस्ट्री की सबसे बड़ी एक्सरसाइज, क्या नाम है? एयर डिफेंडर 23, ठीक है। और ये है जो ये हेल्ड होगी विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फ्रॉम 12 जून टू जून 23, ठीक है। बताइए, बेल्जियम में होगी, जर्मनी में होगी, स्पेन में होगी या यूएसए में होगी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होंगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो ये मैं यहाँ पर ओम द्विवेदी स्टडी आई यहाँ पर शेयर कर दूंगा, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जल्दी मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।